जय हिंद साथियों, अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। अब बताइए आप सब कैसे हैं। आज हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला में वो भी दो वीडियो में आपको व्यंजन पढ़ा दिए थे, कुछ व्यंजन पढ़ाए थे, स्वर पूरा पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे कुछ टॉपिक और बचा है व्यंजन में, वही पढ़ा दे। उसके बाद व्यंजन हमारा खत्म हो जाए। व्यंजन लगभग हमको लगता है वर्णमाला का मतलब स्वर और व्यंजन खत्म हो जाएगा। और हिंदी पूछती कहाँ के, जैसे यूपी पुलिस होगा, बिहार पुलिस होगा, यूपीएसआई होगा, लेखपाल हो गया, अदर जितने भी एग्जाम है, जैसे बैंक हो गया, जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछता है वहाँ में हिंदी वर्णमाला से क्लास जरूर आता है। इसीलिए मैं एक बात जरूर कहूंगी, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग है। जो कोई हताश होकर बिखर जाता, कोई संघर्ष करके निकल जाता। इसी मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हुए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऊष्मीय व्यंजन। आज चलिए अब आज मतलब कि एकदम मन लगा के पढ़ जा सकते हैं। ऊष्मीय व्यंजन एक क्या पढ़ेंगे? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। देखो, ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन में कोई अंतर नहीं होता है। बात आप हमारा समझे। ऊष्मीय व्यंजन को उससे कहते हैं, संघर्षी व्यंजन एक ही चीज होता है, उसको नाम अलग अलग दे देंगे। जैसे घर के नाम गौरव कुछ और होता, बाहर के नाम गौरव कुछ और होता, बाकी एक का आदमी यहाँ ना, तो इसे ही होगा। ऊष्मीय व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख्य किसी स्थान को रगड़ खाकर, जिन ध्वनियों के उच्चारण मुख्य किसी स्थान पर रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कितने होते हैं इनकी संख्या? कितनी होती है? 4 होती है। जैसे बोलिए सा, सीटी वाला सा, खड़खड़ो वाला सा, सरौता, हासे हल, यानी जितने जो 4 व्यंजन होते हैं, इसको आप बोलिए। देखिए उत्पन्न नहीं होता, हवा उत्पन्न नहीं होगी, गर्मी देखिए उत्पन्न होगी। सा 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 मतलब कुछ बार बोलिए तो देखिए यहाँ से कुछ गर्मी उत्पन्न, यानी हवा से जब वो आपको रगड़ खाकर निकल रही है, इसीलिए ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन लिख लीजिए। इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से हवा रगड़ खाकर क्या उत्पन्न करे? गर्मी उत्पन्न करे। उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना साथी? इसकी संख्या कितनी होती है? संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है ना? 4 होती। अब 4 कौन कौन सी होती है, अब आप इसको समझिए। देखिए जैसे पहला कौन सा आता है? सीटी वाला सा, उसके बाद हाँ, ये 4 ही व्यंजन है। 4 व्यंजन है। देखिए इसको बोलिए सा हाँ, इसको बोलेंगे तो आपको क्या उत्पन्न होगा? गर्मी उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए इसको ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। संघर्ष इसलिए कहते हैं, संघर्ष करने पर देखो बोल निकल नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ा इसको बोलने के लिए। अब इसका देखिए, इसको उच्चारण स्थान बताइए। सा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? इसका सीटी वाला सा कहाँ होगा? देखिए सा बोलिए, इसको तालु हो रहा है। क्या हो रहा है? तालु हो रहा है। और खा से खड़खड़ो वाला का कहाँ से हो रहा है? खा बोलिए, खा खा खा। ये देखो यहाँ से हो रहा है ना, मूर्धा से हो रहा है कि नहीं? मूर्धा से हो रहा है। इसका मूर्धा है। क्या है? मूर्धा।
साथ ही इसको मूर्धा। अब इसको बताइए कहाँ से हो रहा है। इसको देखिए सीटी वाला सरलता वाला सा को देखिए सा 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 सा, देखिए दंत से नहीं हो रहा है, दंत कहाँ से हो रहा है, वत से बोलिए दंत से बोलिए। देखो वत से कहाँ है, इसलिए इसको वत से बोले हैं, हम इसको भी बताते हैं। देखो वत से, देखो जीभ मतलब ऊपर देखिए जहां हमारा दांत के बाद का भाग होता है, मसूड़ा होता है, वहां से देखिए थोड़ा वहां छू रहे हैं सिटी वाला सा बोलिए सा सा सा, वहां पर देखो जीभ हमारे टावर स्पर्श हो रहा है, इसीलिए इसको सा बोलते हैं। और हा को दो तीन नाम दिया गया है। पहले इसको काकल्य व्यंजन कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। काकल्य व्यंजन, एक दो कभी मतलब कि काकल्य व्यंजन जैसे एग्जाम के फेवरेट हो, काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, हा को कहते हैं। याद रखना काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, हा को कहते हैं। और इसको स्वरयंत्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वरयंत्रीय व्यंजन। अब याद रखना चार ऊष्मा व्यंजन कैसे, जिन ध्वनियों के ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं, देखो इसको डिफिनेशन याद करो। जिन व्यंजन को ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से गर्मी देखो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से हवा रगड़ खाकर गर्मी उत्पन्न करे, यानी मुंह से रगड़ खाकर गर्मी उत्पन्न करे, यानी गर्मी देखिए आप बोलिए गर्मी उत्पन्न नहीं हो रही, उसे क्या कहते हैं, संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। संघर्षीय व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। सा 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 हा, यानी सास सरौता खास खड़खड़वा सा सलीफा वाला सा, मतलब चारों सा मिलाकर। और खास खड़खड़वा सा सीटी वाला सा का स्थान क्या होता है, तालु होता है। खास खड़खड़वा को मूर्धा से होता है, खा मूर्धा सा वर्ष से हा काकल्य स्वरयंत्रीय व्यंजन कहते हैं। आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम थोड़ा आपको साइड हटते हैं। ठीक है साथी, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो हम उस दिन पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन, आज पढ़ लिए। और अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिन दो व्यंजनों के से मिलकर बनता है। जो व्यंजन दो व्यंजनों के से मिलकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन दो व्यंजनों के योग से मिलता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञास ज्ञानी अस्रा, यानी जो व्यंजन मतलब जो चार वर्ड ऐसा है, त्रा त्रिशूल छा छत्री ज्ञास ज्ञानी स्रा, ये चार वर्ड हैं, दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अब इसको आप बताइए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त जो व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनता है, दो व्यंजन के योग या दो व्यंजन को मिलाकर बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या चार होती है, इनकी संख्या चार होती है। इनकी संख्या चार होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। देखिए चार में देखिए पहले क्या आता है, छा छत्री आता है, पहले छा छत्री, फिर त्रा त्रिशूल जिसे त्रा बोलते हैं, फिर ज्ञा बोलते हैं, एक होता है ज्ञा, एक होता है स्रा, यही चार होते हैं।
संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी थी इसको याद करते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छात्रंग्यास्त्र, छात्रंग्यास्त्र याद कर लो। इसके बाद समझ नहीं मिलेगा आपको। जो व्यंजन दो व्यंजनों की, इसको याद भी कर लो, कभी कभी प्रश्न भी पूछा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छात्रंग्या। समझ में आया नहीं? इसको अब आप तुरंत इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है साथी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। तो अब हम आप इसको मिटा देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं आपको उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए ये बनता कैसे है, ये पहले जान लीजिए बनता कैसे है तो हम बताएं। देखो छात्र छत्री कैसे बनता है? देखिए छात्र छत्री है ना, छात्र छत्री, इसको देखो आधा का मिलकर और शा मिलकर ये बनता है छात्र छत्री। अब छत्रा कैसे बनता है? ता मिलकर और रा मिलकर। इसीलिए देखो ता के बाद क्या आता है? रा आता है। हिंदी वर्णमाला में छ के बाद देखा का के बाद क्या आता है? छा आता है। लेकिन ता के बाद त्रा त्रिशूल, ता के बाद क्या आता है? रा आता है सदैव। अब 11 से 11 ठीक। ये कैसे बनता है? जा प्लस इया, ये बन गया। ठीक है। अप्सरा, अप्सरा कैसे बनेगा? ठीक है, इसको ये ऐसे बनता है। अब ध्यान रखना, ये ऐसे छा कैसे बनता है? का मिलाकर सा में बनता है, तार मिलाकर रा, ज्ञा मिलाकर ज्ञा, आधा ये जा रहता है, सा इसमें आधा रहता है। ठीक है ना। अब आपको हमारे पढ़ाएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन इसे नवीन विकसित व्यंजन भी कहते हैं। नवीन विकसित व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हमारा टॉपिक है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन टा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में पहले जीभ क्या करे? ऊपर उठकर फिर झटका के साथ नीचे आओ, उसके क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले क्या करे? मूर्धा को स्पर्श करे, यानी मूर्धा, मूर्धा तो समझते हैं ना, यहाँ पर ऊपर को स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करे, उसके झटके के साथ नीचे आए, झटके के साथ नीचे, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग को जितने होते हैं उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कैसे कहते हैं? जो पहले झटके के साथ पहले ऊपर यानी मूर्धा को स्पर्श कर, जीभ हमारे ऊपर मूर्धा को स्पर्श, उसके बाद झटके के साथ नीचे, उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन इसे नहीं कहते हैं, डा और ढा को द्विगुण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करके झटके के साथ, यानी तुरंत, मतलब मूर्धा को स्पर्श करे उसको तुरंत के साथ नीचे आए, नीचे, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं?
उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें टा वर्ग पूरा आता है, इसे लिख दिए, इसमें टा वर्ग आता है। ठीक है ना, इसमें टा वर्ग क्या था? पूरा आता है। इसमें देखो द्विगुण में देखो, इसको डा और ढा, इसको मूर्धा भी बोलते हैं ना, मूर्धा। इसको नवीन विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इसको नवीन विकसित, देखो नवीन विकसित में कौन कौन, यही दो आता है, नवीन विकसित व्यंजन कहते हैं। नवीन विकसित व्यंजन कहते हैं। ये इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नवीन विकसित व्यंजन किसे कहते हैं? डा और ढा को कहते हैं। यहाँ पर चंद्रबिंदु लिखा जाएगा, क्योंकि संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, डा और ढा का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब संस्कृत में बहुत कम लिमिट बात रहा है, डा और ढा को मतलब इसको संस्कृत में इसको दिखाया नहीं गया नवीन विकसित, इसीलिए इसको कहा गया नवीन विकसित। अगर पूछ ले क्यों, कौन सा दो वर्ड है? डा और ढा को दो वर्ड का कहते हैं जी। इसके बाद जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ नीचे उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? दो होते हैं, डा और ढा होते हैं, ये नवीन विकसित व्यंजन होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम बताते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब वर्डों का वर्गीकरण कर देते हैं। उसके बाद अब दो टॉपिक बचा है, फटाक से उसको कर लीजिए। उसके बाद खत्म, हिंदी वर्णमाला खत्म। अब इसके बाद बचेगा नहीं कुछ भी। आप जाइए देख लेना कि यूट्यूब पे कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जो हमारी आधी अधूरी है, पूरी क्लास हो रही है। और आप यहाँ से जाइए मिला लीजिए, यहाँ से कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं कम दिया जा रहा है। वर्णों का वर्गीकरण, अब हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण पहला घोषत्व के आधार के पर बांटते हैं, फिर प्राणतत्व के आधार पर बांटते हैं। पहला किसमें बांटते हैं? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर मतलब ये होता है कि हमारे ध्वनि के कंपन के आधार पर, ध्वनि के कंपन के आधार पर बांटते हैं। पहला घोषत्व के आधार पर बांटते हैं, फिर दूसरा प्राणतत्व, यानी प्राण का अर्थ होता है कि हमारे सांस लेने से, यानी हवा मुंह या सांस लेने से, यानी प्राण का अर्थ होता है हवा या सांस लेने से, यानी हमारी सांस कैसे निकल रही है। पहला किससे है? घोषत्व के आधार पर। पहला किससे? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का यहाँ पर अर्थ होता है, घोषत्व के आधार पर मुख से स्वर तंत्र में कंपन न किया जाए। इसका अर्थ घोषत्व का अर्थ होता है, सॉरी यार हमारी राइटिंग बहुत गड़बड़ है। घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के का अर्थ, घोषत्व के का अर्थ क्या होता है? घोषत्व के आधार पर यानी स्वर यंत्र में कंपन, यानी इसमें कंपन, यहाँ स्वर तंत्र में हमारा कंपन, स्वर तंत्र में कंपन, स्वर यंत्र में कंपन, स्वर यंत्र में कंपन। अब हमारा आएगा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन देखिए, पहला हमारा देखिए ये एक है, ये और एक का ए, पहला आया अघोष। अघोष व्यंजन देखिए, अघोष व्यंजन की हमको थोड़ी ट्रिक इसका देखिए, आ है ना, आ से इसको याद रखिए, आ सदैव निगेटिव में प्रयोग होता है। आज हिंदी वर्णमाला में किसमें प्रयोग होता है? ज्यादातर निगेटिव वर्डों में ही प्रयोग होता है, यानी स्वर यंत्र में इसमें कंपन नहीं होगा।
क्या होगा इसमें स्वर यंत्र में कंपन नहीं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, क्या होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं आया, यानी हमें कंपन नहीं होता है। देखा पहले एवा कौन कौन, एक और दो होते, का खा को बोलिए, देखिए इसमें कंपन है, का खा, और उसके बाद गा घा, इसको टच करिए, इसको यहाँ पर टच करके आप बोलेंगे तभी यहाँ पर होगा। इसको देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, लिखिए जिन व्यंजन के उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता, स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो, मतलब यहाँ पर अगर कंपन नहीं हो तो बोलिए कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा, और सा देखा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा और सा को अघोष व्यंजन कहते हैं। पहला गलत है, पहला और दूसरा सा को अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इससे मतलब होता पहला और दूसरा, और सा इसी को कहते हैं। उसमें व्यंजन को पूरा नहीं कहेंगे, हाँ को नहीं लेंगे, बस यही दो रहेंगे, यानी यही दो रहेंगे। मतलब कि आप इसको यहाँ से इतना इसको ट्रिक याद कर लेना ऐसे। अघोष व्यंजन कैसे कहते हैं, अघोष व्यंजन आ से मतलब मान लेना एक आता है, एक का पहला स्थान, एक और दो और सा, इसको थोड़ा याद करना, पहला और दूसरा और सा, यानी का को बोलिए, अब खा को बोलिए, का खा, और चा को बोलिए, चा छा। देखिए यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ देखिए कंपन कम उत्पन्न होगा, चा छा। उसके बाद छा के बाद जा बोलिए, चा छा जा देखिए बोलिए, यहाँ पर थोड़ा कंपन ज्यादा, जा यहाँ देखिए कंपन ज्यादा हो रहा है। उसके बाद टा ठा कंपन कम उत्पन्न होगा, कंपन का होगा कम उत्पन्न। उसके बाद ढा, देखिए यहाँ पर कंपन उत्पन्न ज्यादा, ता था, देखिए कंपन उत्पन्न, यहाँ पर ऐसे आप टच करिए, ता था। उसके बाद पा फा, उसके बाद बा बोलिए, बा, देखो यहाँ पर कितना तेज उत्पन्न, इसीलिए इसे कहते हैं अघोष व्यंजन। अभी इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, हट जा रहे हैं। ठीक है ना। अब आएगा सघोष किसे कहते हैं। सघोष या घोष जिसको बोलते हैं, इसी को घोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष व्यंजन। देखो साथी, याद करते जाओ, नहीं सोचो कि अभी हम उतार ले रहे हैं, कल फिर उतारेंगे तो न उतारे ना, एक पढ़े भूल जाएगा। देखा, इसकी डिफिनेशन लिखो, जिन व्यंजन के उच्चारण में कंपन, जिन व्यंजन के उच्चारण स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है
उसे क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। उसे सघोष या घोष कहते हैं, घोष व्यंजन कहते हैं। घोष व्यंजन कहते हैं। ये क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का तीसरा व चौथा वर्ग होता है। तीसरा हिंदी वर्णमाला का तीसरा चौथा पांचवा होता है, वर्ग होता है। तीसरा चौथा पांचवा। और कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, और अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ और हा होता है। क्या हा होता है, हा होता है। यानी तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन और हा होता है। क्या होता है, हा होता है। इतने ही वर्ण होते हैं। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखकर नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको देखिए, समझिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग उसमें डाल दीजिए। समझ लोगे नहीं, वर्ग छोड़िए, वर्ग क्या डाले। देखो उसमें अघोष में पढ़ा थे का खा, उसमें पहला दूसरा वर्ग। लेकिन अब इसको गा पढ़िए, गा घा घा अंगा। यहाँ देखिए पांचवा अक्षर में देखिए यहाँ पर उत्पन्न ज्यादा नहीं हो रहा है, 3 4 5 में बोली। चा छा घोष होते हैं। अच्छा चा छा जा, यहाँ देखिए जा झा झा इया, यहाँ देखिए हो रहा है नहीं, हो रहा है ना। यानी तीसरा चौथा और पांचवा होता है। इसको आप उतारिए, आप सब एक ऐसा उतार लिया तो आप सोचे, एक बात बताओ, आप सोचो तो कि हमका धोखा दे देता है आदमी, लोग ऐसे क्यों गुस्सा आता है, क्यों खुशी होता है, तो इसे आप तनिको आसान ना करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं न रूठने का डर, न मनाने की खुशी। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश, दिल से उतरे हुए लोगों की शिकायत कैसी। जब कहीं इसे उतर कर आ देते तो उनका कोनो दिक्कत नहीं है, जे जो ना है कोनो बात नहीं है, समझ में नहीं। तो यही बात याद रखना। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा प्राण तत्व के आधार पर। इसके आधार पर प्राण तत्व के आधार पर इसको मिटाते हैं। उसके बाद प्राण तत्व के आधार पर उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोनो बचा नहीं है। एक होता है निरुनासिक, एक अनुनासिक, एक अयोगवाह होते हैं। इसको जल्दी पढ़ लीजिए, इसके बाद नहीं देखो। अब प्राण तत्व के आधार पर, यानी किसके, प्राण तत्व के आधार पर। यहाँ पर प्राण तत्व का मतलब क्या होता है, प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर इसमें प्राण तत्व का मतलब क्या होता है समझते हैं। प्राण तत्व का होता है कि मुख से हवा निकलने के स्थान पर, यानी मुख से, इसका अर्थ होता है मुख से या सांस से हवा निकलने, यानी मुख से हवा या सांस निकलने, मतलब समझे ना, मुख और सांस से कितना हवा कम और ज्यादा निकलती है, इसका अर्थ यही होता है। प्राण तत्व का अर्थ यही होता है। इसका मतलब ये ना समझिए कि प्राण तत्व का अर्थ ये बोल दिए तो नहीं होता है, कुछ दूसरा होता है। चलिए साथी, हमारा समय अभी ओवर हो जा रहा है। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे प्राण तत्व के आधार पर, ठीक है ना। बस यही कहेंगे, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के साथ सिर झुकाती है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ जय हिंद साथियों।